हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर की इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं खूंखार चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत अच्छा खासा वेटेज लेके आ रहा है, 9 मार्क्स का। 2024 की बात की जाए तो इसमें 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 की बात की जाए तो सर 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन एक ही पेपर में नहीं पूछे गए भाई। ये पूरे के पूरे जो भी तुम्हारे सेट्स होते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं, उसका एवरेज नंबर निकाला गया। 2022 में 22 नहीं होगा, पे 20 होना चाहिए, 22 नहीं है मेरा लाल बाल गोपाल, ये 20 होना चाहिए, ये होना चाहिए 20। तो ये कहानी है 20 की। 2020 में इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। देख अच्छा खासा वेटेज लेके आ रहा है, अच्छा खासा वेटेज लेके आ रहा है। अब चाहे ना तो इस चैप्टर को बहुत अगर पढ़ाने बैठे इसको तो 7 घंटे में पढ़ाया जा सकता है, 17 घंटे भी लगाया जा सकता है और 27 दिन भी चलाया जा सकता है इस चैप्टर को। लेकिन अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसा क्रिस्प लेक्चर आपके लिए डिजाइन किया गया है कि जिसके हिसाब से आपकी बोर्ड की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाएगी। बोर्ड्स में क्या क्या पूछे जाएंगे वो यहां से फुलफिल हो जाएगा। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें डिटेल वाले शॉर्ट्स देखने चाहिए। यहां की बात की जाए, बोर्ड्स की बात की जाए, तो तुम्हारे लिए सेशन अच्छा खासा जाने वाला है। चैप्टर का फ्लो क्या रहने वाला है, कुछ अभी सिचुएशन के हिसाब से भी तो हमें देखना चाहिए ना। सिचुएशन के हिसाब से अभी मैं वो 7 घंटा या 17 घंटे वाला लेक्चर दे दूंगा, तुम सही नहीं पाओगे। तो सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट लेक्चर होने वाला है। देख समझो इस चैप्टर का फ्लो क्या रहने वाला है। तो शुरुआत में हम कंसेप्ट्स और थियरी पढ़ेंगे शुरुआत में, कि इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल या डेरिवेशन हम करने बैठे हैं तो किस किस हिसाब से कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज में होंगे। तो शुरुआत की जाएगी कंसेप्ट्स और थियरी से। पूरे चैप्टर्स में क्या क्या बातें बताई गई थी उसका एक ओवरव्यू मिलेगा तुम्हें। उसके बाद कुछ 5 से 7 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो तुम्हारी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये खास बात है इस चैप्टर की कि 9 मार्क्स का क्वेश्चन, 9 मार्क्स का पूरा वेटेज लेके आ रहा है, तो संभावना ये कहती है कि इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहेगा। बड़ा क्वेश्चन, अब बड़ा क्वेश्चन या तो डेरिवेशन हो सकता है या मोस्ट प्रोबेबली वो न्यूमेरिकल होगा। दोनों में ये संभावनाएं ज्यादा कहती है। इसलिए हम डेरिवेशन 5 से 7 डेरिवेशन करेंगे आज क्वेश्चन में, और लास्ट में न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट प्रोबेबली होंगे कि ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। वैसे न्यूमेरिकल्स हम कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देख पहले शुरुआत अपन कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूले से करेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है और क्या क्या थियरी इसमें कहती है। तो इसकी शुरुआत होती है, हम समझते हैं कि पहले प्लेन मिरर से बात शुरू होती है कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। वो छोटी छोटी बातें हमको पता है तो हम उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं और स्फेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं। स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन वाली बातें होती है। सर इनफाइनाइट से कोई लाइन आएगी तो वो फोकस पे मिलेगी। अब फोकस से ये पोल किया करते थे ना इसको। ठीक है सर, ये कॉनकेव टाइप का मिरर, ये कॉन्वेक्स टाइप का मिरर। तो इनफाइनाइट से रेज आएगी तो ये टकरा के ऐसे डाइवर्ट हो रही है, लेकिन टक 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 करके हमने लाइन रोकी तो हमें पता चला कि ये किसी पॉइंट पे मिल रही है, जिस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस। क्या नाम दिया मेरे लाल बाल गोपाल? फोकस। अब फोकस के लिए सर ये लेंथ पोल से लिखी जाती है फोकल लेंथ। ये फोकस की दूरी पोल से लिखी जाती है फोकल लेंथ के इक्वल। फोकल लेंथ क्या होती है? इस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी तो कुछ स्फेरिकल मिरर मतलब यही हो ना, ये स्फीयर का पार्ट है। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी डिवाइड बाय 2, इसको फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखा जाता है। बढ़िया बात, ठीक है। अब स्फीयरिकल मिरर के लिए खास फॉर्मूला है, मिरर्स फॉर्मूला के नाम से इसको जाना जाता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस हम साइन के साथ यहां पर लेंगे, हम साइन के साथ लेंगे। अब साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जाएगा समझना। अगर इंसिडेंट रे किसी डायरेक्शन से आ रही है, उसकी डायरेक्शन में जो भी होगा ना वो पोल से नापेंगे। पहले हम कहां पर बैठ जाएंगे मेरा लाल? देखना, पहले हम पोल के ऊपर बैठ जाएंगे। ये होता है पोल। हम पोल के ऊपर बैठ के देखा कि सर रेज कहां से आ रही है, रेज जहां से भी आ रही होगी वह वाली डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव। याद रखना ये हर फॉर्मूले के लिए हम मेजरली यही साइन कन्वेंशन से चलते हैं कि अगर रेज जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन वाले को हम पॉजिटिव बोलेंगे, उससे अपोजिट डायरेक्शन को नापने जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। अब ऊपर वाली डायरेक्शन को हम लिखेंगे पॉजिटिव, नीचे वाली को लिखेंगे नेगेटिव। यहां से ऊपर नापने जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे नापने जाएंगे तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन कहता है। इसका डेरिवेशन भी पूछा गया था पिछले साल। हाँ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में पूछा जाता है। डेरिवेशन मैंने लास्ट में जो डेरिवेशन करवाए वहां पर ऐड किया है। तो अभी के लिए मैं उस पार्ट पे नहीं जाता हूं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया किसके लिए, मिरर्स के लिए। अब इसमें खास बात ये थी कि साइन कन्वेंशन तुम्हें पता होना चाहिए। सीधा तुम फॉर्मूला चिपका दोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। इसमें साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो ये तुम्हारे दिमाग में बात चमकनी चाहिए। ये कॉनकेव के लिए बात की जाए तो देख अपोजिट डायरेक्शन में फोकल लेंथ मिलेगी तो ये नेगेटिव में लिखी जाती है। यहां पर सर ये कॉन्वेक्स की है तो इस डायरेक्शन में लिखी जाएगी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में आती है। ये छोटी छोटी बातें भी तुम्हें पता चलनी चाहिए। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। देखिए इसको मेजर अगर मैं तोड़ना चाहूं चैप्टर को तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 फिनोमिना होते हैं। ये फिनोमिना ना सरफेस के ऊपर होते हैं, सरफेस के ऊपर। तो अपन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों साथ में एक बार समझाने की कोशिश करता हूं क्या होता है। देख इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कहीं बाहर से रेज आ रही है, इसको बोला हमने इंसिडेंट रे। 2 फिनोमिना, 3 फिनोमिना होते हैं बेसिकली।
एक सर रेस आई और टकरा के भाग गई, ये रेस आई, इंसिडेंट रे आई और यहां से टकरा के भाग गई, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्शन, ये बोला जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ इसको हमने इंसिडेंट एंगल आई बोला और इस वाले एंगल को हमने बोला है रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि ये दोनों एंगल सेम सेम है, ये दोनों एंगल सेम सेम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन और ये एंगल कहां से नापे जाते हैं? नॉर्मल से, सरफेस से नॉर्मल, ठीक है, वहां से एंगल नापे जाते हैं। एक फिनोमिना ये हुआ, एक फिनोमिना ये हुआ रिफ्लेक्शन वाला। दूसरा फिनोमिना ये होता है कि कुछ हिस्सा है इसका वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था ना उस डायरेक्शन में ना जाके ऐसे टक 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 अपोजिट डायरेक्शन, कुछ दूसरी तीसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया, इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया, इसको बोला जाएगा रिफ्रेक्शन। उस मीडियम के अंदर चला जाएगा। पहले फिनोमिना कहां पर होते हैं? दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के वहां होते हैं। ठीक है सर, तो ये रिफ्रेक्शन वाली बात हुई, इसको रिफ्रेक्शन नाम से जाना जाता है, रिफ्रेक्शन। ठीक है, रिफ्रेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मतलब फॉर्म नहीं, लेकिन ये स्नेल्स लॉ आता है, वो ऐसे समझाते हैं स्नेल साहब कि सर जिस मीडियम से आ रहा है, N1 मीडियम से आ रहा है, ठीक है, N1 मीडियम से आ रहा है, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। अब यहां पर जो आ रहा है उसको रिफ्लेक्शन एंगल R बोला जाएगा। कहां से नापे जाते हैं ये एंगल? नॉर्मल से नापे जाते हैं, गलती मत करना, नॉर्मल टू द सरफेस से नापे जाते हैं। तो लिखना सीखा हमने N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, जिसको स्नेल्स रिफ्लेक्शन लॉ से नाम से जाना जाता है। यहां से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहां से MCQ कैसे बनते हैं उसकी बात करता हूं, देखना, समझना, सोचना इसके बारे में। MCQs कैसे बनाए जा सकते हैं? मान लिया जाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो इस रिफ्लेक्शन वाली के लिए और रिफ्लेक्शन वाली वेव के लिए, रे के लिए फ्रीक्वेंसी f ही लिखी जाएगी। इसके लिए वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v है, मान लिया कि ये वेलोसिटी v है, तो इसके लिए रिफ्लेक्शन वाले, क्योंकि सेम मीडियम में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन इस मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कुछ v डेज जितनी हो जाएगी। अब वेलोसिटी लिखने का तरीका ये होता है, मीडियम के लिए वेलोसिटी लिखने का तरीका ये होता है, देखना समझना। लेमड़ा तो चेंज होगी, तो तीन फॉर्मूले तुम्हें बताता हूं, इसके बेसिस पे सारी कहानी हो जाएगी। एफ लेमड़ा इज इक्वल टू वी, एफ लेमड़ा इज इक्वल टू वी, ये एक फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा एन इज इक्वल टू सी बाई वी, सी बाई वी, ठीक है, बढ़िया बात। अब देख यहां से छोटे छोटे फॉर्मूले कैसे बनेंगे, यहां पर N1 C बाई V1 एंड N2 इज इक्वल टू C बाई V2। तो अगर मैं इन दोनों का यूज करके लिखना चाहूं तो N1 बाई N2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा V2 बाई V1, V2 बाई V1। अब V का फॉर्मूला वापस लिखना चाहूं तो सर V इज इक्वल टू एफ लेमड़ा 2 अपन करके एफ लेमड़ा 1। अरे भाई फॉर्मूला देख, कुछ लेमड़ा के टर्म में भी आया और कुछ V के टर्म में भी आया। तो N1 बाई N2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 और V2 बाई V1 इज इक्वल टू लेमड़ा 2 बाई लेमड़ा 1। फ्रीक्वेंसी सेम सेम रहती है। यहां से छोटे छोटे MCQs बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे MCQs बनाए जा सकते हैं, याद रखिए बात। हर बार मतलब ऐसा भी मत सोच कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो डेरिवेशन कर लेता हूं, न्यूमेरिकल कर लेता हूं। एक मार्क्स के छोटे 5 मार्क्स के अलावा भी 9 मार्क्स का वेटेज ले रहा है ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी तो आ सकते हैं इसमें। और क्या पता वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का मिक्सचर करके ही एक बड़ा क्वेश्चन बना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दिमाग में बातें रखनी है, सिर्फ बड़े बड़े पार्ट पे नहीं जाना, तुम्हें कंसेप्ट भी बेसिक वाले पता होने चाहिए। आगे बढ़ती है कहानी, हम समझते हैं एक रिफ्लेक्शन वाला पूरा का पूरा फिनोमेना कि यहां से रेज आई है, ये बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछे जाने की संभावनाएं भी थोड़ी थोड़ी है, या फिर यहां से एमसीक्यूज भी बनाए जा सकते हैं। ये रेज आई, फिर थोड़ा सा रिफ्रेक्ट हुई, देख रेयर से डेंसर आएगी ना तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है। ये भी बात तुम्हें थोड़ी थोड़ी पता होगी या नहीं पता होगी, तब याद रख। रेयर से डेंसर की ओर आती है तो रेज थोड़ी सी नॉर्मल की ओर बेंड होती है, और डेंसर से रेयर की ओर जाती है तो डेंसर से रेयर की ओर जाएगी तो नॉर्मल से जिस डायरेक्शन में होनी चाहिए ना उस डायरेक्शन से थोड़ी अवे हो जाएगी, नॉर्मल से अवे की डायरेक्शन में जाएगी। इस डायरेक्शन में जाना चाहिए थी लेकिन थोड़ी नॉर्मल की तरफ झुक गई। अरे हाँ ठीक है, तो देख ऐसे एंगल बनेंगे यहां पर। ये आई N1 मीडियम से आई तो N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, ये एंगल बनाया है इसने R। फिर दूसरी वाली बात N2 sin R दूसरी सरफेस पे, यहां पर वापस फिनोमिना हो ना, तो देख डेंसर से रेयर, पहले वाले में रेयर से डेंसर, दूसरे वाले में डेंसर से वापस रेयर, तो N2 sin R इज इक्वल टू N1 sin E। अब तुम दोनों का कंपैरिजन करो, तुम्हें पता चलेगा कि इंसिडेंट एंगल और ये यहां से जो एंगल बाहर निकल रहा है इमरजेंट वाला एंगल, वो दोनों सेम है। तो बात काम की है कि एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है और स्लैब के लिए कैसे लिखा जा सकता है, ये भी छोटी छोटी बात जो काम की है। अगर इस इक्वेशन में मैं छोटी सी बात तुम्हें ये पूछ लूं कि भाई पूरा डाइवर्जन कितना हुआ, इन दोनों के बीच में शिफ्ट कितना आया, तो तुम बताओगे कि सर ये इतना शिफ्ट कर गई, ये del 1 जितनी शिफ्ट हो गई, डेविएट हो गई, इस डायरेक्शन में जानी थी और del 1 जितनी शिफ्ट हो गई।
तो ये भी लिखा जा सकता है del 1 की वैल्यू क्या होगी। del 1 की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, देखना ये del 1 पूरा का पूरा एंगल कितना होना चाहिए, I जितना होना चाहिए, ये I तो ये पूरा का पूरा I, तो लिखा जाएगा I इज इक्वल टू R प्लस करके del 1, तो del 1 की वैल्यू हो जाएगी I माइनस R। ये भी एक काम का फॉर्मूला, अभी मैं डेरिवेशन में यूज करूंगा। ये डेविएशन हुआ, इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन जा नहीं पाया। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मैंने दोनों एक जगह, क्योंकि सरफेस के फिनोमिना है, हम क्या करते हैं दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहले रिफ्लेक्शन समझ लिया, उसके बाद रिफ्रैक्शन समझते हैं डिटेल में। लेकिन अभी मैं कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर, छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर, और क्या क्या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब कहानी आती है एक रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की। कहानी ऐसी है कि सर हमें मतलब कोई ऐसे लिक्विड का कोई टैंक भरा हुआ है, उसमें कोई बॉटम पे कोई भी चीज होगी ना, बॉटम खुद की बात कर लो, तो थोड़ा सा अप हमें दिखाई देगा, थोड़ा सा हमें अप दिखाई देगा। हम अगर देखें तो नेक्ड आई से तो हमें ये पता चलेगा थोड़ा सा अप है, तो उसकी एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है, एक्चुअल डेप्थ हमें दिखाई नहीं देती है। तो कितना ऊपर दिखाई देगा उसके लिए हमने इस सरफेस से नापा है, तो डी डेज अपॉन डी, क्या डी डेज अपॉन डी इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू n2 बाई n1। हमने एक एग्जांपल लिया कि यहां पर एक कोई सिक्का पड़ा हुआ है, कॉइन पड़ा हुआ है, वो कॉइन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। रे डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि तुम फील ले पाओ। अब समझने वाली बात इसमें ये होगी कि कहां से रेज आ रही है और कहां पर रेज जा रही है, वो तुम्हें समझना है। रेज कहां से आ रही है? रेज आ रही है सर n1 वाले मीडियम से, n1 मीडियम से आ रही है। रेज कहां जा रही है? n2 वाले मीडियम से जा रही है, n2 वाले मीडियम में जा रही है। तो n2 बाई n1, डी डेज बाई डी, डी डेज बाई डी इज इक्वल टू n2 बाई n1। n2 जहां पर रेज जा रही है, n1 जहां से रेज आ रही है। आ कहां से रही होगी? जिस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही होगी उस वाले मीडियम से आ रही होगी। तो ऐसा भी लिखा जाता है कि सर n ऑब्जर्वर अपॉन करके n ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या है? आंख है, ये ऑब्जर्व कर रही है, ये ऑब्जर्वर है। कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे फॉर्मूले है कि जिसका यूज करना भी तुम्हें अगर ढंग से आ गया तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, किसकी कहानी थी? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की कहानी थी। छोटी बात एक और भी है कि क्या होता है क्रिटिकल एंगल। देख एक बात हमने ये भी समझी कि सर रेरर से डेंसर की ओर आएगी, रेरर से रिफ्रैक्शन की बात करिए, रेरर से डेंसर की ओर रे आएगी, तो सर वहां पर बेंडिंग वाली बात आती है। बेंडिंग वाली बात यह आएगी कि नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और अगर डेंसर से रेरर की ओर, डेंसर से रेरर की ओर रे जा रही होगी तो जो रे होगी वो सर नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी। मतलब कि यहां पर है, यहां पर जाना था, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी, और भागेगी और भागेगी और भागेगी। तो एक सर्टेन वैल्यू आएगी आई की कि जहां से ये नॉर्मल से नॉर्मल हो जाएगी। क्या? रिफ्लेक्शन वाली रे है वो नॉर्मल से नॉर्मल हो जाएगी। मतलब कि रे गई तो सही, रे यहां से गई तो सही, लेकिन सर नॉर्मल से दूर होने के चक्कर में 90 डिग्री एंगल बना लिया, इस सरफेस से 90 डिग्री वाला एंगल बना लिया। अरे गजब की बात, अगर 90 डिग्री वाला एंगल बना लेती है ना, तो वो इसी मीडियम के से ग्रेज करती हुई चली जाती है। इस वाली घटना को, इस वाले एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। अब स्नेल्स लॉ यहां पर भी अप्लाई करते हैं। देख, तो एन डेंसर वाले मीडियम से जा रही थी, तो एन डेंसर नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आई, जिस आई को हम आई इज इक्वल टू सी लिखेंगे जब ये 90 डिग्री पे घुसेगी तब। ठीक है, तो एन डी मतलब डेंसर मीडियम, साइन आई इज इक्वल टू एन आर साइन 90, यहां से 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। हाँ, तो साइन 90 की वैल्यू 1, एन रेरर हमने लिखा और लिखना सीखा साइन सी इज इक्वल टू एन रेरर अपॉन करके एन डेंसर। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, यहां से छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका यूज भी बहुत खतरनाक का है। एक बात और भी याद रख इसमें कि मेजोरिटी टाइम पे एन रेरर है ना, वो एयर का मीडियम होगा, इसलिए हम इसको कई बार एक भी लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। तो साइन सी इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1 अपॉन एन, जिस मीडियम की बात की जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की ओर जाना चाहिए। अगर सर ऐसी घटना हुई कि इससे भी मैंने एंगल बढ़ा दिया तो क्या 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 बोला सर आपने? मैंने इंसिडेंट एंगल है जो रेज है उसको और थोड़ा ऐसे 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 कर दिया, ऐसे था ऐसे कर दिया। क्रिटिकल एंगल से भी, इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से भी मैंने इस इंसिडेंट वाले एंगल को बढ़ा दिया तो बिना मिरर का रिफ्लेक्शन होगा। ये रेज है ना, वो अब वापस अंदर ही घुस जाएगी, अंदर ही इस मीडियम में आ जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। बिना मिरर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? बिना मिरर का, गजब की बात आ गई। इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस मीडियम की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई भी आईने का, कोई भी मिरर का यूज यहां पर नहीं हो रहा है। अरे भाई
ठीक है सर, इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 मार्क्स में 3 मार्क्स हुए, थियरी भी पूछी जा सकती है। समझ रहे हैं इस बात को, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? देख पहले कंडीशन के साथ साथ समझ रहे हैं कि सर इफ अ रे मूविंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम एंड an angle of incident is greater than the critical angle, then the interference of a two media acts as a reflecting surface। ये रेज आई धीरे 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 धीरे, अगर शुरुआत में देख एंगल बहुत छोटा सा, शुरुआत में ये एंगल बहुत छोटा था, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये रेज सटाक से आई, ये रेज सटाक से आई और ऐसे निकल गई, तब कोई परेशानी नहीं थी हमें। लेकिन जैसे ही धीरे 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 क्रिटिकल एंगल का एंगल लिया इसने, देख ये क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल की कहानी, ये आई, ये क्रिटिकल एंगल ये बना लिया, ये सेकंड के लिए, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्रिटिकल एंगल से छोटा था तो ये फर्स्ट वाली रिफ्लेक्ट होकर ऐसे बाहर निकल गई, नॉर्मल से दूर भाग गई, ठीक है। थर्ड वाला केस देखो, इंसिडेंट एंगल है वो ज्यादा है किससे? क्रिटिकल एंगल से। ये रेज आई 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 और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो बिना मिरर का रिफ्लेक्शन हुआ, उसको नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन क्या कहती है इसके लिए भाइयों बहनों? कंडीशन ये होनी चाहिए कि सर रे है वो जानी चाहिए डेंसर से रेरर। किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? डेंसर से रेरर, तब ये फिनोमिना होता है। और उसके लिए भी एक खास कंडीशन ये है कि क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब ये बात की जाएगी। और याद रख इसके लिए एप्लीकेशन भी, वो कहीं कहीं मरीचिका बनता है, मृगजल बनता है, इसको मिराज नाम से जाना जाता है, और समंदर में भी एक लूमिंग नाम की इफेक्ट होती है, ये भी इसी का एक पार्ट है। अब डायमंड का जो एक अच्छा खासा स्पार्कलिंग होता है ना, वो भी इसी का एक एप्लीकेशन है, और ऑप्टिकल फाइबर भी कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे ही काम करता है। तो 3 मार्क्स में भी ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाइए और क्रिटिकल एंगल की साथ साथ डेफिनेशन भी दीजिए। या छोटे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से थियोरेटिकल कि मिराज या लूमिंग छोटे फाउंडेशन में पूछ जाते हैं, लेकिन हाँ ऑप्टिकल फाइबर वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे पैमाने पे। देख कहानी समझ में आनी जरूरी है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं। वो एक नीचे इस सरफेस पे अगर नीचे एक लैंप लगाया गया है तो सर लैंप अगर ग्लो कर रहा है तो ऊपर वाला कौन सा एरिया, कितना एरिया ग्लो कर रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आईएमपी में मैं लाया हूँ, अपन सोल्व भी करेंगे उसको। तो पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तुम उस क्वेश्चन की फील ले पाओगे। इसलिए पहले हम कंसेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट जो पूछा जा सकता है, और फिर आईएमपी वाले न्यूमेरिकल्स मोस्ट प्रोबेबली जो पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल है वहां की उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देख हम डेरिवेशन वाले पार्ट पे जाने वाले। कंसेप्ट अभी तक चल रहे थे, अब कंसेप्ट के साथ साथ डेरिवेशन भी चलेंगे कि जो पूछे जा सकते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले मोस्ट आईएमपी में आएगा कि प्रिज्म का डेरिवेशन पूछा जा सकता है। प्रिज्म और लेंस मेकर वाला फॉर्मूला। प्रिज्म तो क्या होता है? प्रिज्म कि सर 2 बाउंड सिस्टम है, ऐसी 2 बाउंड सरफेस है, दोनों के बीच का एंगल उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। और इस सरफेस के ऊपर क्या फिनोमिना बनता है? रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला फिनोमिना बनता है। मेरे भाई समझना ये बात कि ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इसको नाम दिया हमने इंसिडेंट रे आई, IR। अब ये जैसे ही गई क्योंकि देख रेयर से डेंसर की ओर ना, ये मीडियम 1 लिखा, ये यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n लिखा, बाहर का वापस 1, एयर मान के चल रहे हैं तो 1। अब ये रे आई, इसने एंगल बनाया इस नॉर्मल के साथ, इस ग्रीन वाली डॉटेड वाली लाइन है उसको नॉर्मल बोला गया है, इसने इसका एंगल बनाया आई जितना। अब सीधी बात है कि ये कुछ रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि देख एक्चुअल में तो ये जाना चाहती थी इस डायरेक्शन में, लेकिन जा पाएगी क्या? नहीं यार, रिफ्लेक्शन वाला कुछ फिनोमिना होगा तो डेविएट हो गई। कितनी डेविएट होगी? मान लीजिए del1 जितनी डेविएट हो गई। अब ये एंगल बनाया जो पिंकी वाले ने जो एंगल बनाया स्क्रीन वाले से, उसको हमने R1 नाम दे दिया। सेम देखिए R1 रे गई, ये एंगल बना, उसको हमने R2 नाम दे दिया। अब जाना चाहती थी तो वो इसी डायरेक्शन में, अब वो जाना तो इसी डायरेक्शन में जाती थी, लेकिन कुछ डेविएट हो गई, del2 जितनी डेविएट हो गई, ठीक है, del2 जितनी डेविएट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एंगल को नाम दिया है कि यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर ले, ये पिंक, ये जो ग्रीन वाला है वो हमने ड्रॉ कर लिया कि सर ये ग्रीन वाला नॉर्मल टू द सरफेस है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री बनेगा, यहां से ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री। अब इस ग्रीन वाले के साथ डॉटेड वाली ग्रीन लाइन है, उसके साथ ये इमर्जेंट रे, इस वाले को नाम दिया गया इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे ने जो एंगल बनाया है उस एंगल को हमने नाम दिया है ई, उस एंगल को हमने नाम दिया है ई, इमर्जेंट एंगल ई नाम दिया है। बढ़िया बात सर, बढ़िया बात। अब हम समझने जा रहे हैं इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। तो पहले तो 90 डिग्री वाले एंगल तुम आइडेंटिफाई कर लो कि ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, सेम ये भी पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, ये भी बात सही है। तो देख ये समझ में आ रहा है कि सर ये पूरा का पूरा OP और ये R, OPR ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। OPR पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। सेम विद OQR ये भी 90 डिग्री होगा,
ठीक है, ये भी बात समझ में आई। अब दूसरी बात कि सर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ, देखना है इस एंगल को, देखना अच्छे से देखना इस एंगल को, मैं कौन से की बात कर रहा हूं, मैं बताना जा रहा हूं इसके बारे में। ये दो सरफेस के बीच का एंगल जिसको हमने एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते थे, ये एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते थे, दो सरफेस ऐसे रिफ्लेक्शन वाले सरफेस, उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि इन दोनों के बीच की बात, ये पूरा का पूरा, ओहो हो, अलग कलर लेना था, ये ले लिया, ठीक है। देखना ये एंगल की बात कर रहा हूं, ये कुछ चतुष्कोण टाइप का हुआ। अरे हाँ सर, अगर इस क्वाड्रिलेटर की बात की जाए तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, अरे ये तो कुछ अलग ही हो गया, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए, और ये पूरा का पूरा एंगल बना रहा है आपस में कितना, पी आर क्यू, और दोनों मिलकर कितना बना रहे, 180 डिग्री, ठीक है, ये बना रहे पूरा का पूरा 180 डिग्री, एक प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पे हमने लिखा। अब दूसरा हमने ये जाना कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं, देखना इस ट्रायंगल की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की, तो R1 प्लस R2 और ये PRQ, ये तीनों मिला के क्या बना लेंगे, 180 डिग्री बना लेंगे, 180 डिग्री बना लेंगे। तो दो बात खास तुम्हें समझ में आनी चाहिए थी, ये स्टेप्स तुम्हें समझ में आने चाहिए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। वहां के बेसिस पे हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, दोनों के बीच में एनोलॉजी निकाली और हमें एक रिलेशन मिल गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग वाला एंगल और ये सेकंड रिफ्लेक्टिंग वाला एंगल R1 और R2। R1 और R2 क्या है, जो हम स्नेल्स लॉ से लिखा करते थे ना, N1 sin R1, वही वाला R1 है, लेकिन किसके साथ एंगल बनाया वो लिखा है, नॉर्मल के साथ इस इमर्जेंट रे ने। पहली सरफेस पे जो फिनोमिना हुआ ना, ये फर्स्ट सरफेस पे दो बार ये फिनोमिना हो रहा है, दो बार ये फिनोमिना हो रहा है, तो फर्स्ट वाली पे जो फिनोमिना हो उसके बाद जो रिफ्लेक्टिंग एंगल मिला वो हमने लिखा है, ठीक है। R1 और R2 वैसे हमें मिले हैं, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। अब यहां से कहानी बहुत सिंपल हो गई है, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, ये दो स्टेप तुम्हें समझ में आ गए इसमें, तो ये डेरिवेशन तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है, डेरिवेशन बड़ा नहीं है अगर तुम्हें डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया और ये दो स्टेप समझ में आ गए, उसके बाद कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देख दो बार यहां पर डेविएशन हो रहा है, हमें नेट डेविएशन ही निकालना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म क्या होगा, तब ये पूछा जा सकता है, या प्रिज्म की कहानी के लिए तुम्हें यही फॉर्मूला सीधा बता दे कि ये फॉर्मूला प्रूव करके बताओ कि क्या कैसे लिखा जाएगा, तब ये बात तुम्हें बतानी है। तो देख कहानी ऐसी मिली कि सर दो बार डेविएशन हुआ है, तो डेल नेट इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, और दोनों बार देख सेम ही सेंस में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी बार भी ऐसे क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों को ऐड किया गया है, दोनों को ऐड किया गया है। डेल 1 की वैल्यू कितनी, मैंने शुरुआत में लिखवाई थी आपको कैसे लिखी जाएगी, हालांकि ये पूरा का पूरा ऐसे भी समझा जा सकता है, पूरा का पूरा आई है और ये पूरा का पूरा आई हो जाएगा, आई में से R1 निकाल दो, आई में से R1 निकाल दो, डेल 1 आ गया। सेम भी था इमर्जेंट एंगल, ई में से R2 निकाल दो तो तुम्हें मिल जाएगा डेल 2, बढ़िया बात। अब थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, आई और ई को एक तरफ लिख दिया, R1 R2 को दूसरी तरफ लिख लिया। R1 R2 के बारे में हमें पता है कि इन दोनों का सम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए के इक्वल, तो डेल इज इक्वल टू करके आई प्लस सी माइनस करके ए, ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये प्रूव करके दिखाइए या डेविएशन वाला एंगल बताइए, डेविएशन वाला एंगल बताइए। अब एक है ना ग्राफ बहुत फेमस है, इसमें एक ग्राफ बहुत फेमस है, ये पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर देता हूं, स्टार कर देता हूं, ये डेरिवेशन स्टार कर देता हूं, ये पूछा जा सकता है। अब इसका एक मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम डेविएशन कितना हो सकता है, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, साथ साथ समझ लेना। आई और ई की वैल्यू में एक्सचेंज कर दूं, अगर आई 30 है और उस टाइम पे मुझे ई मिल रहा है 60 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली अपन तो खेल रहे हैं बस इसे, आई 30 है और ई मिल रहा है तुम्हें 60 डिग्री, अगर तुमने आई 60 डिग्री कर दिया तो ई मिलेगा तुम्हें 30 डिग्री, ई मतलब इमर्जेंट एंगल, ये दोनों वाइसा वर्सा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि इस पे जो वैल्यू मिल रही थी ई की वो तुमने एक्सचेंज कर दी तो तुम्हें ई की वैल्यू वही मिलेगी जो शुरुआत में आई की थी। कंफ्यूज हो गए, वापस सुनना इस बात को मैंने क्या बताया। अब देख कहानी आगे बढ़ाता हूं, इसमें ही पूछा जा सकता है कि मिनिमम डेविएशन कैसे मिलाया जा सकता है, तो मिनिमम डेविएशन की एक खास बात होती है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, पहले प्रैक्टिकली समझा कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच का ग्राफ कैसे मिलेगा, तो ऐसे कुछ असिमेट्रिक मिलता था। ये पैराबोलिक दिखने में लग रहा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये पैराबोलिक नहीं है, ये दोनों विड्थ है ना वो अलग अलग है, ये कुछ x1 ले ले और ये कुछ x2 ले ले, ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये बात ध्यान में रख, ये पैराबोलिक ग्राफ पहले तो नहीं है। किस किस के बीच का एंगल ये ग्राफ है, डेल वर्सेस करके इंसिडेंट एंगल आई, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है हमने अब भी लिखना सीखा, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस करके ए, ये रिलेशन था। इसके बेसिस पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इसके बेसिस पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। किधर गया भाई ये, क्या समझा था मुझे नहीं आता, ये कर लिया मैंने, राजा
क्या सोचा था, नहीं आया होगा, ले कर दिया मैंने वापस। तो डेल वर्सेस ए आई का ग्राफ हमने ड्रॉ किया इंसिडेंट एंगल का। तो ये ग्राफ कुछ असिमेट्रिक पैराबोलिक टाइप का है, लेकिन पैराबोलिक एक्चुअल में नहीं है। तो कुछ खास पॉइंट हमने लिखा है कि नॉट अ पैराबोलिक कर्व, ठीक है। इसको एक्सटेंड भी नहीं किया जा सकता है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, प्रिज्म के लिए बात बताई जा रही है। और तो और डेल मैक्सिमम और मिनिमम की एक रेंज होती है। मिनिमम कब मिलता है, जब खास काम की बात है ये, एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, जब i इज इक्वल टू ई हो। इसकी वैल्यू तो एक्सचेंज होती है, लेकिन जब i और e की वैल्यू समान होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, तब हमें डेल मिनिमम मिलता है। तब हमें डेल मिनिमम मिलता है, डेविएशन मिनिमम मिलता है प्रिज्म के लिए। और कब मिलेगा ये, जब कब मिलेगा ये, जब कंडीशन याद रखना i इज इक्वल टू ई होगा। अब इसके बेसिस पे एक छोटी बात ये भी बताई जा सकती है, देखना कि सर i इज इक्वल टू ई हुआ ना, तो उस केस के लिए a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे। तो सर R1 इस केस के लिए कहानी ऐसी बन जाएगी कि R1 और R2 इक्वल होंगे और वो a/2 के इक्वल चले जाएंगे, क्योंकि हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको सिंप्लीफाई कर यही वाला रिलेशन मिलेगा। और मैक्स टू मैक्स कितनी वैल्यू जा सकती है, मैक्स टू मैक्स कहानी जा सकती है, अगर i की वैल्यू π/2 तुम रखो और e की वैल्यू अदरवाइज π/2 रखो, दोनों में से कोई एक केस तुम पकड़ लो, तो उस टाइम में जो डेल की मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हें मिल सकती है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? कुछ बात याद रखने वाली थी, ये प्रूव किया जा सकता है तुम इस फॉर्मूले से अगर प्रैक्टिकली ये ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो तो इस फॉर्मूले से तुम अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो तो तुम्हें ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई देता है जो कि पैराबोलिक नहीं है। पहले तो दिमाग में बात बैठाना है। अब यहां से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि डेल मिनिमम निकाल के बताइए। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसीलिए ग्राफ बताया जाता है कि भाई बताओ डेल मिनिमम कब मिलेगा और कितना मिलेगा, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। कैसे मिलेगा, तो पहले तो तुम जो फॉर्मूला सीखे हो ना वो फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला हमने सीखा है सर कि i प्लस ई माइनस करके a इज इक्वल टू करके डेल। अब मिनिमम वाला केस है तो उसके कहानी के लिए मैंने आपको कंडीशन लिखवाई है कि मिनिमम कंडीशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए कहानी हो जाएगी i इज इक्वल टू ई। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो तो तुम्हें पता चलेगा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a/2। बढ़िया बात सर। अब लिख दो a की जगह a ही लिखो, लेकिन i या e को रिप्लेस कर दो, मतलब e को हमने रिप्लेस कर दिया i से। अब i की इक्वेशन बना लो, यहां से i की इक्वेशन बन गई डेल मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई 2। ये कंडीशन का यूज किया है ना, तो उस कंडीशन के लिए जो डेल मिलता है वो मिनिमम मिलता है, इसलिए हमने मिनिमम लिख दिया। बढ़िया बात सर। अब स्नेल्स लॉ का यूज कर लो, यहां पर स्नेल्स लॉ का फर्स्ट सरफेस पे यूज कर लो, फर्स्ट सरफेस पे यूज कर लो, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a/2 ही लिखना है, तो हमें r की टेंशन तो लेनी ही नहीं है। तो r की जगह a/2 लिख लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो देख हमें रिलेशन निकल के आ गया कि n इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई 2 और साइन a/2। ये रिलेशन बहुत काम का है, यहां से भी सीधे सीधे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं और डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि सर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए बताओ फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाएगा। तो कहानी वहीं से आई है, लेकिन कंडीशन के साथ आई है। जरूरत भी पड़ सकती है तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने की, लेकिन ग्राफ जब भी ड्रॉ करो तो याद रखना ये पैराबोलिक कर्व नहीं है, ठीक है। इसमें एक और थोड़ा सा एडवांस, मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो इसमें थीन प्रिज्म की कहानी आ जाती है कि थीन प्रिज्म के लिए बताओ डेल की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है। ये भी छोटा एमपी है थीन प्रिज्म के लिए। एंगल ऑफ प्रिज्म इसमें क्या होता है, 10 डिग्री से भी बहुत छोटा एंगल होता है, तब की बात है। तो एंगल बहुत छोटा है तो हम क्या कर लेते हैं कि साइन बहुत छोटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू थीटा लिख लेते हैं। टेन थीटा सेम नियरली इक्वल टू थीटा लिख लेते हैं। तो वही वाली कहानी है, जो एन का एंगल तुमने लिखा था वो लिख दो पूरा का पूरा। अब ये एंगल बहुत छोटे तो इसको काट पीट दो, साइन लिखो ही मत, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा वाली कहानी। एंगल बहुत छोटा है तब की बात है, एंगल बहुत छोटा है तब की ये बात है। तो हमने लिख लिया सर a प्लस डेल मिनिमम बाई 2 a/2, दोनों का दुग्गा वाला पार्ट मर गया आपस में। तो मिला तुम्हें सर ये a ऊपर गया, एन a इज इक्वल टू a प्लस डेल मिनिमम, और डेल मिनिमम की इक्वेशन मिल जाएगी n-1 इंटू करके a। ये काम की बात, ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है, यहां से छोटे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। काम की बात है, क्या समझ में आ रही है क्या बात है? ये पूरी की पूरी कहानी थी प्रिज्म की। इसमें मैंने डेरिवेशन भी करवाए हैं और आपको फॉर्मूले याद रखने के लिए भी सजेशन दिया है। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है मेरे लाल बाल गोपाल। अब दूसरे डेरिवेशन की ओर जाते हैं, जो कि है रिफ्रैक्शन वाली बात स्फीयरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन वाली बात, कि इसके लिए फॉर्मूला, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, n1 तुमने यूज भी किया होगा, n2 बाई वी माइनस करके n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले मैं डायग्राम सिखा रहा हूं ना, वो समझना, पहले मैं डायग्राम सिखाऊंगा वो समझना, उसके बाद हम इस कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। पहले एक स्फीयरिकल सरफेस हमारी एनसीईआरटी में हालांकि दे रखी है, वैसी टाइप की स्फीयरिकल सरफेस भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, दोनों बात सेम ही है, दोनों में कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हो तुम ये बात, ठीक है। देख क्या हुआ कि सर ये एक रे सीधी गई है,
अब जो रे सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई डेविएशन वाली बात नहीं होगी, ये एग्जैक्ट ऐसे पास हो जाएगी, ये एग्जैक्ट ऐसे पास हो जाएगी, वहां पर कोई आपत्ति हमें नहीं है। दूसरे के लिए समझना इस बात को, ये गई रे, ठीक है सर, ये दूसरे के लिए। अब जाना तो इस डायरेक्शन में चाहती थी, लेकिन जा पाएगी क्या? नहीं सर, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ने की कोशिश करेगी। नॉर्मल कहां पर है? ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ने की कोशिश करेगी। देख, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ने की कोशिश की इसने, ये नॉर्मल की तरफ इसने मुड़ने की कोशिश की है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे। अब जो एंगल हम समझ रहे हैं कि सर ये पहला एंगल इसने बनाया यहां पर, जिसको हमने θ1 लिखा, ये दूसरा एंगल यहां पर जो बन रहा है उसको हमने θ2 लिखा, नॉर्मल के साथ बन रहा है उस एंगल को हमने θ2 लिखा। इस वाले एंगल को नाम दिया है अल्फा, ये वाले एंगल को हमने बीटा, और ये वाले एंगल को हमने बोल दिया गेमा। ठीक, गामा गेमा जो भी तुमने बोलना चाहो वो, ठीक है। ये सेंटर से पोल के जो डिस्टेंस होते हैं उसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का नाम दिया है। यहां पर फाइनल इमेज बन रही है, तो इस पोल से फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस v लिख दिया, और जो ऑब्जेक्ट गिरा हुआ था वो डिस्टेंस हमने लिख दिया है u। जो ऑब्जेक्ट गिरा हुआ था, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, वो पोल से डिस्टेंस हमने लिख दिया है u। बढ़िया बात सर। अब मैं जो तुम्हें हाईलाइट करके बताऊं ना, पहले उस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, उस ट्रायंगल को पहले ध्यान से देखना। एक बात सुन, इस वाले के लिए ये रूट रूट रूट, ठीक है, रूट 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 रूट, क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बाहर वाला θ1। एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, मैथ्स में पढ़ी गई बातें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बाहर वाला θ1। हाँ देख, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बाहर वाला θ1। एक अब दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अब दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, θ2 प्लस गेमा वाला, θ2 प्लस गेमा वाला, ये ट्रायंगल देखना, ट्रुट ट्रुट ट्रुट, अरे बहुत ज्यादा ही वो हो गया, अरे नहीं नहीं मेरे लाल बाल गोपाल, ऐसे टुडु 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 टुडु, ठीक है। क्या ये तुम समझ पा रहे हो? क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो? ये छोटा सा एंगल हो गया, नहीं मजा आया इसमें, वापस ड्रॉ करता हूं। देख, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, और ये आया ऐसे, ठीक है। तो देख θ2 और गेमा दोनों इसके अंदर के एंगल है ना, हाँ, और बाहर वाला बीटा हुआ, एक तीसरी साइड का बाहर वाला बीटा हुआ, दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। θ2 प्लस गेमा इज इक्वल टू बीटा, θ2 प्लस बीटा, θ2 प्लस गेमा इज इक्वल टू बीटा, कुछ ऐसी बात है, θ2 प्लस गेमा इज इक्वल टू करके बीटा, ठीक है, गेमा गामा। अरे सुन ना मेरी बात, तो हमने यहां से θ2 की इक्वेशन निकाल दी, θ2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। बढ़िया बात। क्या तुम्हें θ1 और θ2 निकालना है? ये डेरिवेशन पूछा जाएगा, 100% बोल रहा हूं सर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की यादी में जोड़ा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की यादी में ये जोड़ा जाएगा। डबल स्टार लगा दिया, ट्रिपल स्टार लगा दिया, चौबल स्टार लगा दिया, लो ठीक है। ये θ1 और θ2 पहले लिखना तुम्हें आना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, यहां पर सर रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना हो रहा है, तुम लिखो n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2, ठीक है। थीटा थीटा बहुत बहुत छोटे छोटे स्मॉल, तो θ1 और θ2 डायरेक्ट लिख लिया। θ1 सर बहुत छोटा एंगल है, तो हमने है ना यूज करना सीखा। पहले तो θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, θ2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा लिख लिया। अब कहानी ये आती है कि सर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी है, तो हमने है ना किधर किधर किधर, हाँ इसी ट्रायंगल से यूज करके हमने लिखा कि सर tan अल्फा इज इक्वल टू सामने वाला mn अपॉन करके u, लेकिन पोल से इस तरफ इसलिए हमने नेगेटिव साइन के साथ लिखा। tan बीटा इज इक्वल टू सामने वाला mn अपॉन करके r, ये बात भी सही है, पोल से इस तरफ है इसलिए पॉजिटिव लिखा, बढ़िया बात सर। tan गेमा इज इक्वल टू लिखा सर mn अपॉन करके ये पूरा का पूरा डिस्टेंस v, पॉजिटिव साइड है इसलिए v लिख दिया सीधा सीधा, बात ये भी सही है। तो हमने tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू नियरली बीटा, tan गामा इज इक्वल टू नियरली गामा, और ये वैल्यू यहां पर रख दी है, इस वाले इक्वेशन में रख दी है, बढ़िया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। n2 ये 2 है, n2 बाई वी माइनस करके n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन करके रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ये फॉर्मूला बहुत काम का होगा, साथ साथ मैंने कंडीशन भी लिख दी है कि सर ये डिस्टेंस कहां से नापे जाते हैं, पोल से नापे जाते हैं, वो ओरिजिन माने जाते हैं, u v और r है, विथ साइन लिए जाते हैं। पेरेक्शियल रेज की यहां पर बात की जाएगी, पेरेक्शियल रे के लिए ही ये एप्लीकेबल है। फिर रेज ओरिजिनेट फ्रॉम n1 एंड गोज टू n2, याद रखना है ये कहानी, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं सर, ओरिजिनेट n1 से हो रहे हैं, n1 से आ रहे हैं n2 की ओर जा रहे हैं, n1 से आ रहे हैं n2 की ओर जा रहे हैं, तब ये फॉर्मूला ऐसे यूज करना है, n1 से आ रहे हैं n2 की ओर जा रहे हैं। ये काम का डेरिवेशन था, इसके बेसिस पे लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है, इसके बेसिस पे ही एक लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है, जो अगेन काम का होगा। 4 डेरिवेशन हो गए, 5वां डेरिवेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला का, ये डेरिवेशन है। हम 2 बार इस सरफेस का यूज करेंगे, एक पहली वाली सरफेस
और दूसरी वाली सरफेस, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, दूसरे के लिए R2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख वही वाला इक्वेशन यूज किया है कि सर n लेंस बाय v डेज, इसके लिए जो इमेज बनेगा वो v डेज पे बनेगा। ये पहला ऑब्जेक्ट, ये इमेज पहले वाले के लिए बन रही है, पहले वाले के लिए इमेज तो ये बन रही है। हाँ सर, तो डिस्टेंस लिखा, इमेज डिस्टेंस लिखा हमने v डेज, माइनस करके n सराउंडिंग अपॉन करके u, n1 बाई u ना, हाँ इसके लिए 1 कौन सी है, सराउंडिंग वाली है, ठीक है। तो nl माइनस करके ns अपॉन करके u, अब अपॉन करके r1, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले के लिए r1। सेम दूसरे वाले कहानी के लिए, सेम दूसरे वाले के लिए देख क्या कहानी आ रही है, लेकिन कुछ अपोजिट सेंस में। अब लिखा कैसे जाएगा, n2, इसके लिए बाहर वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, सराउंडिंग, तो n2 बाय करके फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, इसके लिए v पे बनेगी। अब ये बात तुमने कहीं ना कहीं सुनी हुई है, नहीं सुनी हुई तो याद रख लेना कि पहले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो सर यहां पर u लिखा गया है v डेज के फॉर्म में, ठीक है सर, u लिखा गया है v डेज के फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला में u आता था ना, इसलिए यहां पर v डेज लिखा गया। और ns माइनस nl अपॉन करके r2, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, तुम्हें लेंस मेकर फॉर्मूला मिलेगा। सर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू एन एल बाई एन एस माइनस करके 1 इज इंटू करके 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, और 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू क्या है, 1 अपॉन एफ के इक्वल होता है, 1 अपॉन एफ के इक्वल होता है। इसको फोकल लेंथ ऑफ लेंस बोला जाता है। तो सर लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसा कहता है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एन एल माइनस करके एन सराउंडिंग, लेंस का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस अपॉन करके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस करके 1 अपॉन R1 माइनस करके लिखा जाएगा 1 अपॉन R2। ये खतरनाक डेरिवेशन, खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ये दो डेरिवेशन साथ में भी पूछे जा सकते हैं या अलग अलग फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन IMP वाले हैं। 5 मार्क्स में अगर वो चाहे तो ये दोनों बात पूछी जा सकती है, 4th नंबर और 5th नंबर दोनों बात साथ साथ पूछी जा सकती है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का एक छोटा सा टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस पहले तो कैसा लिखा जाता है 1 अपॉन एफ, ये मीटर में लिखा जाएगा, ये मीटर में लिखा जाएगा। मिरर के लिए अगर तुम पावर लिखना चाहते हो तो आगे माइनस साइन आ जाएगी, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। अब 2-3 लेंस तुमने एक साथ लगा दिए, तब क्या किया जाएगा, तब पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखा हो लेंस की 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, सेम दूसरे वाले के लिए तुम अप्लाई करो। एक ये बात लिखी जाती है कि सर पहले वाले का इमेज और दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, उसी फिनोमिना का हमने यूज किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया सर, हमें पता चल गया कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू इक्विवेलेंस एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो ऐसा लिखा जाता है कि p इक्विवेलेंस इज इक्वल टू सम करते जाओ तुम, p1 प्लस p2 टक 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 टक, ऐसे जितने भी हो तुम सम करते जाओ, तुम्हें रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, ये छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है सर। अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं, मिरर्स फॉर्मूला, ये एक IMP डेरिवेशन है, मैं तुम्हें सौंपता हूं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन में ये पढ़ाया जाता था, या ना भी पढ़ाया जाए तो हल्का फुल्का मैंने हाथ से लिखा है, ये डेरिवेशन एक बार गो थ्रू कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन अगर लगे भी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पर बता देना कि सर इस साइन में गलती है या यहां पर कंफ्यूजन हो रहा था, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने की। ये पार्ट तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूं, ये पूछा गया था हालांकि 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था मिरर्स फॉर्मूला पर। हाँ तुम्हें लग रहा है कि आसान है, लेकिन मतलब पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पहली बात किसकी हुई थी, पूरी की पूरी ऑप्टिक्स की बात चल रही थी, उस पर रिफ्लेक्शन वाले फॉर्म, रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिना, फिर प्रिज्म की बातें, फिर सर पता नहीं ये लेंस की बातें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बातें, मिरर्स की, मतलब बहुत सारी बातें थी। अब बात होने जा रही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो कोई कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जो सीधी इमेज बनाते हैं और एकदम रियल इमेज बनाते हैं, लाइक अ प्रोजेक्टर। अब कोई कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक अ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, कि जो हम उसको जूम करने के लिए, अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि नेक्ड आई से हम सब कुछ नहीं देख पाते अच्छे से डिटेलिंग के साथ, इसलिए हम ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत होती है एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप, बस दैट्स इट। ये इतनी 3 चीजें ही हमें करनी है। सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंपाउंड का फिनोमिना यहीं से जन्म लेता है, इसलिए हम पहले सिंपल पढ़ते हैं, उसके बाद कंपाउंड और फिर टेलीस्कोप। मेजरली जो IMP है वो कंपाउंड और टेलीस्कोप है, लेकिन पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का फिनोमिना तुम्हें पता होगा, तुम कंपाउंड माइक्रोस्कोप आसानी से समझ सकते हो मेरे लाल। अब देख बात ऐसी बताई जाए कि सिंपल माइक्रोस्कोप कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, बढ़िया बात सर। अब कहानी ऐसी होती है कि नेक्ड आई से ना हम मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस तक देख पाएंगे, जिसको नियर पॉइंट बोला जाता है, आम आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो थीटा नोट इज इक्वल टू सामने वाला h अपन करके d लिख लिया, सामने वाला h अपन करके d लिख लिया, इसको थीटा नोट लिखा जाएगा, ठीक है। tan थीटा नोट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू थीटा नोट, सामने वाला h अपन करके d। इस वाली कहानी के लिए लिखा जाएगा भाइयों बहनों कुछ ऐसा कि सर हमने बाय कॉन्वेक्स लेंस बीच में लगा दिया, इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसकी इमेज थोड़ी सी दूर मिलेगी। कैसे इमेज फॉर्मेट होगी, देख हम जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट F और C के बीच में, पोल के बीच में है,
तो बाय कॉन्वेक्स लेंस में एक स्पेशल केस आता है, तभी वो वर्चुअल इमेज बनाता है, ऐसे 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 इमेज बनाता है। कब बनती है ये इमेज कब ऐसी बनती है कि दूर बनती है और बड़ी वाली बनती है? सर जब एफ और ओ के बीच में हो, एफ ऑब्जेक्ट है वो एफ और ओ के बीच में हो, तब जाके टक 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 करके बैक एंड साइड पे ऐसे इमेज बनती है। ठीक है, तो बड़ी इमेज मिल गई, तो यही तो हम चाहते थे कि बड़ी इमेज मिलेगी तो और क्लैरिफिकेशन होगा, इसलिए हमने बड़ी इमेज बना ली। ठीक है सर, एक तरफ से कांच ही है ये लेंस ही है। ठीक है सर, तो सामने वाला एंगल लिखा जाएगा एच बाय करके यू, हालांकि लिखा ऐसे भी जा सकता है एच डेज अपॉन करके v, ऐसे भी एंगल लिखा जा सकता है, लेकिन हमें ज्यादातर u पता होता है इसलिए हम u लिखेंगे। तो सर जो आंख के पास है उसको ue के नाम से भी जाना जाता है, h अपॉन ue, और यहाँ पर h बाई डी, दोनों का रेशियो ले लो थीटा बाई थीटा नोट, तो ये लिखा जाएगा d बाई ue। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू डी बाई यूई, दोनों का रेशियो उसको एंगुलर मैग्निफिकेशन से कितना मैग्निफाइड कर दिया है, तो डी बाई यूई से ये जाना जाता है। ये फॉर्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। अब यहां पर दो फिनोमिना हो सकते हैं, तीनों केस में हम दो फिनोमिना लेंगे। एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहां पर मिलेगा, एक मिनिमम मैग्निफिकेशन कहां मिलेगा। मैक्सिमम के लिए खास बात ये होगी कि हमें आंख है ना वो बहुत स्ट्रेच करनी पड़ेगी, मिनिमम के लिए मैग्निफिकेशन कम रहेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन कम रहेगा, लेकिन सर हमें दिखाई मतलब नॉर्मली आंख को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा, रिलैक्स्ड आई से भी हम देख सकते हैं, वह वाली कहानी। ठीक है सर, तो इन दोनों में डिफरेंस बस ये है कि जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात आएगी, रिलैक्स्ड वाली बात आएगी, तब इमेज बनता है इनफाइनाइट पे, तब इमेज बनता है इनफाइनाइट पे। अगर इनफाइनाइट पे इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहां पर होना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन वाली बात, ऑब्जेक्ट को होना चाहिए फोकस पे। तो सर UE इज इक्वल टू FE लिख दिया है, तो UE की जगह फॉर्मूला क्या बन गया, FE, बस दैट्स इट। ठीक है, ये किसका केस आ गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप का। दूसरा केस यानी LDDB वाला केस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बहुत स्ट्रेन आई से देखना पड़ता है, इसके लिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता है। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब मिलता है जब हमारे लिए जो फाइनल इमेज है वो D पे मिले। कहां पर मिले, फाइनल इमेज D पे मिले, D यानी नियर पॉइंट पे मिले, आम आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर। अब ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है हमें पता नहीं है सर, तो हमने निकालना सीखा है इसमें कि सर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, f जहां पर क्या है, f ही जितनी है सर, और फाइनल इमेज v कितना है, d जितनी है। सिंप्लीफाई किया, ue की इक्वेशन निकाली, क्या निकाली, ue की इक्वेशन निकाली। अब देख वही वाले फॉर्मूला में लिख दी, ue की इक्वेशन FED अपन करके FE प्लस d ऊपर लिखा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमें सर एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया 1 प्लस d बाई FE, यहाँ पर d बाई FE, यहाँ पर 1 प्लस d बाई FE। छोटे क्वेश्चन और MCQ के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसको हल्के में मत लेना, ये काम की बात है। और यहाँ से डायरेक्ट भी ऐसा पूछा जा सकता है कि सेम फिनोमेना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए बताओ, क्योंकि यहाँ से जो मैग्निफिकेशन मिल रहा था वो ठीक था एक लेवल पे, लेकिन हमें थोड़ा और जरूरत थी और डिटेलिंग की जरूरत पड़ी, इसलिए हम दूसरे एक लेंस का भी यूज करते हैं जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला जाता है। जो आंख के पास का है उसको आईपीस, जो ऑब्जेक्ट के पास का है उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहां पर दो रेज निकली, एक सीधी सेंटर से पास हुई कुछ ऐसी, दूसरी सर ट्रट टट, ठीक है, ट्रट फोकस से पास होगी, यहां पर इमेज बना ली, ये फर्स्ट इमेज बना ली I1। अब यही इमेज है दूसरे वाले आईपीस के लिए सर बिहेव करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो देख जैसे ही हमें पता चला कि ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, टक 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 टक, इसकी इमेज बना ली यहां पर, इसकी इमेज बना ली यहां पर। ठीक है सर, ये इमेज बन गई I2, ये इमेज बन गई I2 ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए यहां से दो फिनोमिना निकलेंगे, सीधा सीधा लिखा जाएगा h डेज बाई h, ये लिखा जाएगा h डेज बाई h, ये h डेज बाई h पहले वाले की वजह से। कितना इसने मैग्नीफाई कर दिया सर, h था और h डेज जितना बड़ा कर दिया इसने। देख तीसरे वाले केस में तो इससे भी बड़ा हो गया ना। हाँ, ये ऐसा सेट किया जाता है ना, देखना मेरी बात सुनना, इसके लिए पहले वाले ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज मिलता है ना वो ऐसे सेट किया जाता है कि वो आईपीस के लिए F और P के बीच में रहे, क्योंकि ये स्पेशल केस बन जाता है ना जब F और P के बीच पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा, पहले वाले का इमेजेस के लिए ऑब्जेक्ट ही रहेगा, तो ये जब F और पोल के बीच में रहेगा तब उसकी एनलार्ज इमेज बना देता है कॉन्वेक्स लेंस। अरे हाँ ठीक है सर, इसलिए सेट किया जाता है कि ये F और पोल के बीच में ही इमेज रहे, ये वाली इमेज F और पोल के बीच में ही रहे। ठीक है सर, तो वहां से हमें मैग्निफिकेशन दो बार मिलता है, एक इसकी वजह से ऑब्जेक्ट की वजह से, दूसरा आईपीस की वजह से। तो m नोट इंटू करके me के फॉर्म में ये लिखा जाता है। अभी हमने आईपीस वाले के लिए लिखा था d बाई यूई और m नोट यहाँ पर h डेज बाई h, जिसको लिखा जाएगा v नोट बाई यू नोट, ये फॉर्म में कहीं ना कहीं पड़ी हुई बात है, तो v नोट बाई यू नोट और लिखा जाएगा d बाई यूई, ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फॉर्मूला काम का है, साथ साथ ये बातें तुम्हें लिखनी भी है। सर ये पूरे के पूरे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा ना उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वी नोट ऐसा लिख ले, वी नोट
प्लस करके, माइनस साइन यहाँ पे यूज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात की जा रही है, तो वी नोट प्लस करके यूई, इन दोनों के बीच का सम करना है। ठीक है सर, ये हमें पूरे की पूरी ट्यूब लेंथ पता चल जाएगी, किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या तुम, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या तुम? ठीक है, बढ़िया बात। अब अगर कोई स्पेशल केस आ जाए या ऐसा बता दिया गया हो या इंफॉर्मेशन ही सिर्फ इसकी सफिशिएंट दे रखी हो, तब तुम्हें यूज करना है कि अगर एफ नोट बहुत छोटा बता रखा है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है वी नोट यू नोट की, वी नोट यू नोट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इज इक्वल टू करके लेंथ, ट्यूब लेंथ अपॉन करके लिख देना है तुम्हें एफ नोट, ट्यूब लेंथ अपॉन करके एफ नोट। बेसिकली ये है क्या, दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, दो लेंस का कॉम्बिनेशन ही है। जैसे तुम सबमिशन करते थे, जैसे तुम यूज करते थे, वही वाली बात है, वही वाली बात है कि पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए, पहले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, वही वाली बात है। अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो वैसे भी सोल्व कर सकते हो, पहले का मैग्निफिकेशन निकालो, दूसरे वाले के लिए मैग्निफिकेशन निकालो, m1 इंटू m2 कर लो, वही वाली बात यहाँ पर है, m नोट इंटू करके m लिख लिया, सीधा सीधा फॉर्मूला बिठा दिया। लेकिन याद रखना, अगर ऐसा कुछ केस दे रखा है तब इस फॉर्म का यूज करना है अपने को। ठीक है, अब इसमें भी दो स्पेशल केस कुछ हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, सर एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा स्पेशल वाला था, स्पेशल वाला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता था, वो स्ट्रेन्ड आई वाला, हाँ मैक्सिमम वाला केस। तो इसमें भी सेम दो केस, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट जहां पर फाइनल इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। ठीक है, फाइनल इमेज के लिए हम लिखेंगे सर, जहां पर आ रहा था फाइनल इमेज वीई, वहां पर लिख लिया हमने, सॉरी जहां पर हम लिखा करते थे यूई, देखिए इस फॉर्मूले में यूई, तो फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहां पर होना चाहिए सर, होना चाहिए फोकस पे। किसके फोकस पे? फोकस पे होना चाहिए इस वाले के फोकस पे इमेज बनना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट के द्वारा जो इमेज बना है वो दूसरे वाले के फोकस पे रहा तो वो इनफाइनाइट पे इमेज बना देगा। इसीलिए देख यहां पर सिर्फ यूई की जगह क्या आ गया, एफ ही आ गया। कौन सा वाला केस? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस, मिनिमम मैग्निफिकेशन वाला केस। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिल सकता है? जब फाइनल इमेज कहां पर मिले, डी पर मिले, नियर पॉइंट पे मिले। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन किया, सेम कहानी वहां पर आज वही चिपका दी हमने, एम नोट इंटू करके एम ई की वैल्यू सर 1 प्लस डी बाई एफ ई लिख दिया, खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। ये दो केस तुम्हें याद भी रहने चाहिए और एक्चुअल वाला फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए। तुम देखोगे पीवाईक्यूज में तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तुम्हें वैल्यू दे रखी है, वैल्यू सारी दे रखी है, लेकिन पूछा गया कि एलडीडीबी वाला केस क्या होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच की रेंज भी पूछ ली पूरी की पूरी। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन की जहां पर वी नोट और यू नोट की वैल्यू नहीं दे रखी है तो तुम्हें ट्यूब लेंथ और एफ नोट की वैल्यू दे रखी होगी, तो वो तुम्हें साथ साथ यूज करनी है। कौन सा वाला केस हुआ ये, कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट हुआ ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है, किसके लिए कहानी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब तीसरा, ये क्या काम करता था पता है कि हमें हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको जूम वर्जन देता था ना, उसका डिटेलिंग वाला वर्जन देता था माइक्रोस्कोप। मतलब अब हमें बहुत दूर की चीजें हैं वो देखनी है, बहुत दूर की चीजें, बहुत दूर की चीजें, उसके लिए यूज किया जाता है टेलीस्कोप। दो टाइप के टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन जो आईएमपी वाला टेलीस्कोप है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ अरेंजमेंट सीख समझ इसके बारे में। आईपीस, जो आंख के पास है उसको आईपीस बोला, आंख से दूर ऑब्जेक्ट के पास तो हालांकि नहीं होगा, लेकिन आंख से दूर वाले को हमने ऑब्जेक्टिव नाम दे दिया है। देखिए इसमें खास कहानी ये है कि ये वाला छोटा है, अब तक जो हमने देखा था उसमें आईपीस के पास बड़ा वाला था, अब इस वाले में तुमने देखा होगा ना छोटा, ऐसे ऐसे कुछ, हाँ तो ये छोटा, दूसरा वाला बड़ा है। इनफाइनाइट से रेज आ रही है, हालांकि ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है तो इनफाइनाइट से रेज आ रही होगी। इमेज कुछ यहां पर बना लिया, उसका एनलार्ज वर्जन इस वाले ने बना लिया। अब पहली बात यही होगी कि इसकी वजह से, पहले वाले की वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज बनता है वो दूसरे वाले के फोकस और पोल के बीच में बनता है, ताकि ये स्पेशल केस वाली कैटेगरी में आ जाए। कॉन्वेक्स लेंस, उसका इमेज फॉर्मेशन, और उसमें एक स्पेशल केस यानी एफ और पोल के बीच का इमेज फॉर्मेशन। ठीक है सर, अगर वहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट हो गई। फाइनल इमेज बना बहुत एनलार्ज और कुछ उल्टा बना, जहां पर होगा उससे उल्टा कुछ बनेगा। ठीक है, बढ़िया बात सर, वो अगर हम कोई स्टार का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो उल्टा भी दिखाई दे तो उसमें क्या दिक्कत है। अब देख एंगल हमें निकालना सीखना है, यहां पर जो एंगल बना है उसको अल्फा नाम दिया है, इस वाले एंगल को नाम दिया है अल्फा, तो ये वाला एंगल भी बन जाएगा अल्फा। ठीक है, अल्फा लिखना सीख लो, सामने वाला एच अपॉन करके पूरा का पूरा लिखा जाएगा एफ नोट, अपॉन करके पूरा का पूरा लिखा जाएगा एफ नोट। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू एच बाई एफ नोट। दूसरी बात, बीटा, ये वाला एंगल लिखा हमने बीटा, देख बीटा के लिए लिखा जाएगा ये पूरा का पूरा एंगल सर एच डेज बाई ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर यूई के इक्वल, क्योंकि देख ये पूरा का पूरा डिस्टेंस एक्चुअल में क्या हो जाएगा सर, ये तो वीई जितना हो जाएगा। समझना है इस बात को,
समझ रहे हैं इस बात की बात? अरे लेंस से मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये रही लेजर लाइन, ये रही लेजर लाइन, ठीक है। मैं बात करने जा रहा हूं इस बीटा की, तो या तो सीधा सीधा मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये एंगल लिख सकता हूं, या तो मैं ये यूज कर सकता हूं, ये सामने वाला अपॉन करके ये पास वाला है, या तो मैं इसका यूज कर सकता हूं, या मैं थोड़ा चंट होके थोड़ा दिमाग लगा के मैं ऐसा यूज कर सकता हूं। देखना क्या कहानी, ये छोटा वाला एंगल मैंने ले लिया सर, ये ऐसे, ये बीटा, ये सामने वाला एच, और ये पास वाला एफ नोट। पास वाला एफ नोट भी नहीं, एफ नोट तो ये है ना, ये हो जाएगा यूई, यूई आई पीस के पास वाला। अरे हाँ, इसका मतलब कि मैंने दिमाग लगा लिया और ये एंगल को मैंने बोल दिया कि ये भी तो बीटा ही है, ये भी तो बीटा ही है। अरे हाँ, थोड़ा दिमाग लगा लिया कि दूर वाली डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो इसका यूज कर लेना, ये भी तो बीटा ही है। तो बीटा इज इक्वल टू सामने वाला एच अपॉन करके यूई, अपॉन करके यूई, बस इन दोनों के बीच का रेशियो, उसी को सर बोला जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो बीटा बाय अल्फा नेगेटिव में इसलिए क्योंकि उल्टा बन रहा है, नेगेटिव में इसलिए क्योंकि उल्टा बन रहा है। तो एफ नोट बाई यूई ये तुम्हें मिल जाएगा मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप। ध्यान ये रखना कि इसमें ट्यूब लेंथ लिखी जाती है टेलीस्कोप की एफ नोट प्लस यूई करके। अब यूई में भी दो पार्ट हो जाएंगे ना, अब एलडीडीबी वाला केस बन जाएगा और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस बन जाएगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट ये कहता है कि फाइनल इमेज कहां पर बननी चाहिए, वापस इनफाइनाइट पे बननी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी बात है, अगर इनफाइनाइट पे बननी चाहिए तो यूई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एफ ई जितनी होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट यूई पे पड़ा, यूई पे गिरा, तभी ये हो सकता है, तो हमने लिख लिया उसकी जगह एफ ई। ठीक है, बढ़िया बात। सेम केस यहां पर एलटीडीबी मतलब सर फाइनल इमेज कहां पर बननी चाहिए, जो नियर पॉइंट था वहां पर बननी चाहिए। नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, जो नजदीक से नजदीक अपन देख पाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है सर, अब उसके लिए स्पेशल केस क्या बन जाएगा कि तब यूई की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी। तो कुछ कहानी हमने पढ़ी थी ना, एफ ई डी प्लस करके एफ ई प्लस डी, वही वाला फॉर्म लिखा जाएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई किया और हमने आंसर पा दिया कि सर मैग्नीफाइंग पावर लिखा जाएगा एफ नोट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, 1 प्लस एफ ई बाई डी। ट्यूब लेंथ यूई की जगह ये लिख लें, यूई की जगह ये लिख लें, एफ ई डी अपॉन करके एफ ई प्लस डी। खत्म खत्म। किसकी बात हुई है, किसकी बात हुई है, टेलीस्कोप। कौन सा वाला, एस्ट्रोनॉमिकल। तीन संभावनाएं हैं, देख पूरे के पूरे चैप्टर को दो अध्याय में ऐसे भी काटा जा सकता है, एक पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स और दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी बातें, लेकिन तीन बात, 4-5 बातें, उसमें से 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें भी ज्यादा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आईएमपी और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आईएमपी, उसके फॉर्मूला भी याद होने चाहिए और तुम्हें डेरिवेशन भी याद होने चाहिए, कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा था वो भी तुम्हें याद होना चाहिए, रे डायग्राम तुम्हें अच्छे से। एक बार वापस इसको गो थ्रू कर लेना, क्या क्या बात, कैसे कैसे डायग्राम ड्रॉ किया गया और किसके बेसिस पे क्या फॉर्मूला लिखा गया, वो भी तुम्हें चीज समझ में आनी चाहिए। सीधा न्यूमेरिकल बनेगा, सीधा। और अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुम फंसो तो जो लेंस का एक्चुअल वाला फॉर्म है ना, वो यूज कर लो, कि पहले वाले के लिए इमेज बन रही हो, दूसरे वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, वो सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। बस यही है कहानी, यही है कहानी। रे ऑप्टिक्स वाली बात में हमने क्या क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन वाला, प्लेन मिरर के थ्रू स्फेरिकल मिरर, उसमें मिरर वाला फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया लास्ट में कि ये आपको करना है। फिर सर रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना, सरफेस पे कुछ होता है, सरफेस पे सर इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल वगैरह वगैरह की बात है कि रेयर एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ की बात की। उसके बाद कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है, हम शिफ्ट की बात भी कर रहे थे, उसमें प्रिज्म की बात भी साथ साथ कर रहे थे, और रिफ्लेक्शन थ्रू स्फीयरिकल सरफेस का डेरिवेशन देखा था, लेंस मेकर फॉर्मूला देखा था, लेंस मेकर में भी फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, प्रिज्म की बात भी की थी सर, लेंस का कॉम्बिनेशन भी किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी थी थियोरी और डेरिवेशन की। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देख, इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे गए, उसकी चर्चा करते हैं। तो ऐसा बता रखा है अपनी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस है अपने पास, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन अ वाटर। ठीक है, अगर इसको डुबाया गया पानी में तब क्या होगा। एक फिनोमेना ये याद रखना कि जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो और उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबाया जाए, तब लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अगर कॉन्वेक्स टाइप का, वो अगर कन्वर्जिंग टाइप का है तो डाइवर्ज करने लगता है चीजों को, रेस को, और अगर वो डाइवर्जिंग टाइप का है तो कन्वर्ज करने लगता है। तो लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है अगर उससे बाहरी वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डुबोया जाए तब। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कोई न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है। तो हमने किया क्या भाई, वही वाला फॉर्मूला यूज किया सीधा सीधा, एक बार एयर में लिखा फॉर्मूला और एक बार वाटर वाले मीडियम में फॉर्मूला लिखा। ठीक है, n2 by n1 माइनस करके 1 upon r1 माइनस 1 upon r2। एक बार सर दोनों का रेशियो ले लिया, 1 upon r1 1 upon r2 वाला तो कट पिट जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चिपका दी और सिंप्लीफाई कर दिया। देख, इसको यूज करना है, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि फास्ट चलो।
अब तुम चाहो तो इसको पोज कर लो, एक बार कैलकुलेशन देख लो कि सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, और नहीं सही जा रहे हैं तो उसका आंसर सही वाला तुम्हें जो लगता है वो तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो। ये काम तो तुम भी कर सकते हो ना कुछ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? सीधा फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी मैंने लिए, लेकिन खास बात इसमें याद रखना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर लेंस को उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डुबाया गया तब क्या होगा, तो उस कंडीशन मैंने आपको समझाई है। आगे बढ़, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फीरिकल सरफेस के बेसिस पे कि इसके लिए बताओ कि फाइनल इमेज कहां पर बनेगी। तो हमने क्या यूज किया कि पहले क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, N1 एयर वाला मीडियम, N2 1.5 दे रखा है, इसका रिफ्रैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है सरफेस, स्फीरिकल सरफेस की 20 सेंटीमीटर, इस साइड है इसलिए पॉजिटिव लिखा है। सर उससे ऑब्जेक्ट कितना दूर है, माइनस में 30 सेंटीमीटर, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव में लिखा है। ठीक है सर, इंसिडेंट रेस डायरेक्शन में हुआ ना, हाँ इस वजह से। N2 माइनस N2 बाई वी माइनस करके N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बार आर, सिंप्लीफाई कर दिया, V की वैल्यू निकाल दी, बस यही है, बस यही है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन पूछे जा सकते हैं, धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे, कुछ IMP वाले बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि दो रेज ऐसे आ रही है, TIR वाला क्वेश्चन, दो रेज ऐसे आ रही है, इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पर है 45 डिग्री, तो TIR किसके लिए होगा और कौन सी वाली रे के लिए रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला फॉर्म होगा, वो हमें समझना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले समझा कि इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, तो हमें यह समझ में आया कि दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल 1/1.45 जितना है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हमने दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म से। पहले तो इंसिडेंट एंगल, दो रेज अलग अलग दे रखी है, हाँ दो रेज अलग अलग दे रखी है, देख दोनों के लिए ABC रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्रिज्म ऑफ अ टू रेज 1 and 2, एक के लिए 1.35, एक के लिए 1.45, तो 1.35 एक के लिए, दूसरे वाले के लिए 1.45। क्या ये लिखना सीखा? एक के लिए ऐसा है, दूसरे वाले के लिए ऐसा है। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, हालांकि मैंने सेम सेम ही लिखा है लेकिन कुछ डिफरेंस है। अब जो रेज आ रही है वो तो यहाँ पर 45 डिग्री पे आ रही है ना, मतलब ये रेज अंदर घुसी, ये रेज अंदर घुसी, यहाँ पर भी एंगल 45, यहाँ पर भी एंगल 45, तो दोनों के लिए इंसिडेंट एंगल तो सेम ही है 1/√2। हाँ हाँ, अब दोनों में से हमने चेक किया तो पहले ये समझ में आ रहा है पहले वाले के लिए, रे 1 के लिए, कि साइन I इज लोअर देन साइन C। कुछ इसकी अपोजिट बात हमें पता चली इसमें दूसरी वाली रे के लिए कि साइन I इज ग्रेटर देन साइन C। कैसे पता चला? देख इसमें डिनोमिनेटर है वो छोटा है, इस वाले में डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, किसकी कंपैरिजन में? साइन C की कंपैरिजन में। हाँ तो सर इस वाली कहानी के लिए रिफ्रैक्टेड बाय अ प्रिज्म वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि सर इसमें इंसिडेंट एंगल छोटा है, TIR वाली घटना इसमें नहीं होगी, और सर यहां पर इंसिडेंट एंगल वो ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से, TIR वाली घटना होगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये फील करेगा। ये छोटे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो उसमें फिनोमिना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछा जा सकता है। याद रखना ये कहानी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं। एक लेंस के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, देख समझना है इस बात को क्या क्या पूछा गया है। 2-3 लेंस दे रखे होंगे, तुम्हें फोकल लेंथ दे रखी हो सकती है या किसी भी तरह से फाइंड करनी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट कहीं पे बताया गया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। फिनोमिना बस ये यूज करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो, लेंस मेकर फॉर्मूला भी नहीं है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस करके 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस करके 1/u। जो गिवन डेटा दे रखा है उसके बेसिस पे तुम सिंप्लीफाई करो, v निकालो। पहले वाले के लिए इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो देख पहले वाले का इमेज 15 पे था, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया करते गए पता चला कि दूसरे वाले के लिए तो यहाँ पर इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, तो सर तीसरे वाले के लिए थोड़ी आसानी हो गई और सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखना, बाकी ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। हाँ ये एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, चाहता हूँ कि बताऊँ आपको क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना है मुझे सबसे ज्यादा दिख रही है। कहानी ऐसे बता रखी है मैंने लाल कि एक स्मॉल बल्ब दे रखा है, अज्यूम टू बी अ पॉइंट सोर्स, और बहुत समंदर में नदी में कहीं डुबो रखा है, ठीक है कोई टैंक में डुबो रखा है, डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, ये h दे रखा है 80 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है h दे रखा है 80 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ सरफेस वाटर विच थ्रू लाइट फ्रॉम अ बल्ब कैन इमर्ज, जहां से ये लाइट बाहर आएगी। देखिए पूरे में से लाइट ऐसे बाहर आ रही होगी, ट्रा 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 ट्रा। अब ऐसी रेज होगी कि जो यहां से रिफ्लेक्ट पा जाएगी, ऐसी रेज भी होगी जो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें ये एरिया चाहिए कि जहां पर ये ग्लो कर रहा होगा, जहां पर ये ग्लो कर रहा होगा। ठीक है सर, हाँ जहां पर ये ग्लो कर रहा होगा। क्या ये ऊपर से देखने पर तुम्हें एक सर्कुलर पार्ट बनता हुआ नहीं दिखाई देगा? अगर उस सर्कुलर पार्ट की तुम रेडियस निकाल पाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा।
उस सर्कुलर पार्ट की तुम अगर रेडियस निकाल पाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सर जो एरिया दिखाई देगा उसके लिए हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर और आर की वैल्यू निकालना हम चाहते हैं, तो हमने यूज किया इस साइन सी वाला फॉर्म कि मैक्स टू मैक्स कहां तक की रेज आ सकती है। तो सर क्रिटिकल एंगल वाली कहानी होगी, वहां तक की रेज जा सकती है, उसके बाद वाली रेज है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फील करके नीचे आ जाएगी। तो ये मैक्स टू मैक्स वाली कहानी ये हो सकती है। तो हमने निकालना सीखा कि ये साइन सी, तो ये वाला एंगल बन जाएगा सी। तो सर लिखना सीखा कि टेन सी, पहले तो लिख लिया साइन सी इक्वल टू 1/n, जहां पर n की वैल्यू कैसी हो जाएगी, n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अरे क्यों नहीं पता है, दे रखी है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, ये रहा 4/3, हाँ n की वैल्यू हमें दे रखी है। तो साइन सी निकाल दिया, फिर कोस सी निकाल दिया, कोस सी इक्वल टू 1/sin²c, 1 माइनस करके sin²c, 1 माइनस sin²c, तो कोस सी निकाल दिया। अब हम थोड़ा है ना इस डायग्राम का यूज करने जा रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल का यूज करने जा रहे हैं। तो सर साइन सी पता है हमें, कोस सी पता है हमें, टेन सी इज इक्वल टू सामने वाला r अपॉन करके पास वाला यानी कि h। तो देख टेन सी इज इक्वल टू साइन सी बाई कोस सी, दोनों का हमने रेशियो ले लिया, यहां से r की वैल्यू निकाल दी, r स्क्वायर कर दिया, r स्क्वायर की वैल्यू यहां पर चिपका दी। देख एक पूरा का पूरा फॉर्मूला भी बन गया और अब वैल्यू चिपकाने की बस देरी है। पूरा फॉर्मूला बन रहा है, किसके फॉर्म में बन रहा है, h के फॉर्म में और n के फॉर्म में बन रहा है। ये याद भी रखा जा सकता है, MCQs में भी पूछा जा सकता है और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो यही है बस कुछ कहानी रे ऑप्टिक्स की। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ कि क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, घर पे जाके सोल्व करने हैं। अब सॉल्यूशन तुम्हें कहीं और से ढूंढना नहीं है, मैंने हाथ से ही सोल्व कर रखा है। अगर ना समझ में आए तो एक बार देख लो अच्छे से, कुछ भी ऐसी वैसी बात रखे कमेंट बॉक्स में कर दो कि सर यहाँ वाले कन्फ्यूजन में, ये वाले क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो छान के लिए जा रहे हैं, तो इसको तुम्हें सोल्व करना ही करना है। अगर इतने क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, करता जा, क्वेश्चन सोल्व करता जा, क्वेश्चन सोल्व करता जा, आगे बढ़ता जा मेरा लाल बाल गोपाल। इसको मक्का रेस में नहीं करनी है बेटा, चैप्टर काम का है, 9 मार्क्स का चैप्टर है। अगर तुम इसको आधे घंटे में करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हो तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे 2 घंटे में तुम सारी चीजें कर लो। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होगी कि तुम्हें समझ में ना आए, उस पर तुम्हें पोज भी लेना पड़ेगा। ऐसा मत समझो कि आधे घंटे का 1 घंटे का सेशन है तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बैकएंड पे तुम्हारी भी तो मेहनत काम करती है, और बैकएंड पे क्या वो तुम्हारी मेहनत काम करती है। हमारा काम तो समझाना होता है, एक्चुअल में समझना, एक्चुअल में चीजें याद रखना वो तुम्हारी मेहनत होती है। हमारा तो बस मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा होता है आपकी मेहनत में, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। तो बेटा हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें तुम्हें पोस्ट करके भी चलनी पड़े, या स्लो भी वीडियो को करना पड़ सकता है। हर वीडियो में ऐसा होता है ना पढ़ाने में कि भाई किसी की स्पीड हमने बढ़ानी पड़ती है। हो सकता है कि तुम्हें इस वीडियो को स्लो भी करना पड़ सके, क्योंकि कोशिश मैंने की है थोड़ा एनर्जेटिक वे में पढ़ाने की और थोड़ा फास्ट पढ़ाने की, क्योंकि कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाना चाहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जो काम की चीज़ें थे वो कवर करवाना चाहता है बहुत शॉर्ट टाइम में। इस वजह से ये तुम्हें लग सकता है। ठीक है, जैसा भी लगाओ आप बताना। अब देख मिरर्स का चैप्टर है तो कुछ ना कुछ आईने की बात हो रही है, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी कविता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम या तो अकेले बैठ के या फिर आईने के सामने ये कविता अपने आप के लिए पढ़ो, अपने आप के लिए पढ़ो, अपने आप के लिए। तुम्हें ये बहुत अच्छा खासा जोश फील करवाएगी। अब ये जोश ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाना है, जोश अपने अंदर ही यूज करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और इस टाइम में तुम्हें बहुत अच्छी खासी स्प्रिंट लगानी है। तो जहां कहीं भी बैठे हो कोशिश करना, उठो और आईने के सामने जाके ये कविता पढ़ो कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पे लिखी इबारत हूं मैं, पत्थर पे लिखी इबारत हूं मैं, तुम कब तक शीशे से मुझको तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।